वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, टाइटल से आप समझ गए होंगे ये वीडियो एक वन शॉट एफएफ है। हाँ जी, आज इस न्यू चैनल पे मैं एक वन शॉट एफएफ शेयर करना चाह रही हूँ। ये एफएफ एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन रहेगी। इसके अंदर अनटेंड के ही सारे कैरेक्टर जैसे हमेशा रहते हैं वो ही रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी अनटेंड से सिमिलर नहीं है। इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है अनटेंड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड कहा जाता है मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड है। यहाँ पे कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी है। छोटे छोटे क्लैंस हैं जिनमें जो अपने अपने क्लैंस के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से सिंसियर हैं। इन क्लैंस को लैंड क्लैन, वैन क्लैन, मो क्लैन, शू क्लैन, जिन क्लैन और वैन क्लैन कहा जाता है। वैसे तो ये बाकी सारे क्लैंस के अलग अलग सेक्ट लीडर्स हैं, लेकिन इन सारे क्लैंस को रूल लैंड क्लैन ही करता है। लैंड क्लैन को इस क्लैन कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंगडम बोला जाता है। ये सारे छोटे छोटे क्लैन इस किंगडम के अंडर ही आते हैं। वैन क्लैन यानी वैन रोहान इस मतलब लैंड किंगडम का सेना का नेतृत्व करता है। वहीं जिन क्लैन के सेक्ट लीडर जिन गौनशान जितने भी बिजनेस और टैक्सेस हैं उन सब का ध्यान रखता है। वहीं एग्रीकल्चर का ध्यान जियांग्स क्लैन यानी जियांग क्लैन सेक्ट लीडर जियांग फैमिया रखते हैं। वहीं नी क्लैन सुरक्षा और पूरे लैंड क्लैन की सारी एक तरह से ऑपरेशनल काम करते हैं। बाकी क्लैन्स लाइक सो क्लैन, मो क्लैन, वहाँ से सारी सर्वेंट और एक तरीके से कहते हैं लेबर क्लास का काम किया जाता है। इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति है, कोई किसी से युद्ध नहीं है, कोई किसी के अगेंस्ट बैर नहीं है। अब तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है जिसके बारे में अभी तो छोटे छोटे क्लैंस को नहीं पता, लेकिन बड़े 3 क्लैंस को पता है, यानी लैंड क्लैन, नी क्लैन और वैन क्लैन। लैंड क्लैन को इसलिए ये पता है क्योंकि लैंड क्लैन के नए एक तरीके से कह सकते हैं एम्पायर और एम्प्रेस के साथ ये हुआ है। वहीं वैन क्लैन और नी क्लैन को इसलिए पता है क्योंकि इन दोनों को इनकी सुरक्षा का काम था और ये दोनों फेल हो गए हैं। इस समय लाल कुरैन बड़े स्ट्रेस में बाहर बैठे हुए हैं, जहां अंदर उन्हीं के भाई और भाभी यानी पुराने मतलब एक तरह से इस समय के लैंड क्लैन एम्पायर और एम्प्रेस मास्टर लैंड और उनकी वाइफ मतलब लैंड फॉरम बेड पे बेहोश पड़े हुए हैं। अचानक से इन दोनों को क्या हो गया कोई समझ नहीं पाया है, इसलिए बड़े बड़े हीलर सब लोग यहाँ आए हुए हैं। वहीं वैन रोहान और नी मिंजे बहुत स्ट्रेस में है। ये दोनों एक बहुत अच्छे कल्टीवेटर हैं, बहुत स्ट्रांग है। वैन रोहान ने तो अपने पूरे परिवार को इस राजमहल के चारों तरफ लगा रखा है। वैन रोहान के दोनों बेटे वैन चाओ और वैनजू दोनों इस समय के दोनों प्रिंस जो है लैंड क्लैन के यानी लैंड शिचैन और लैंड वांगजी के पर्सनल गार्ड्स भी हैं जो हमेशा इन दोनों को सेव करते हैं। अचानक से इन दोनों का इस तरीके से इस हालत में मिलना सबको बहुत घबरा रहा है अच्छा खासा। ये कल सभा के बाद अपने कक्ष में आए, जब इनके कक्ष से ना ही कोई अंदर आने का संदेश मिला, ना ही कोई अंदर से आवाज़ें आई, तो घबरा के लैंड कुरैन को खबर पहुंचाई गई। लैंड कुरैन को बताया गया कि एम्पर और एम्प्रेस के रूम से कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं, वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग सर्वेंट है। लैंड कुरैन अपने भाई और अपनी भाभी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो तुरंत उनके कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने देखा ये दोनों इस हालत में, यानी एक ऐसी हालत जिसमें ना ये मरे हैं ना ही ये जिंदा हैं, बेहोश बेड पे पड़े हुए हैं। इन दोनों के साथ क्या हुआ अभी कोई नहीं समझ पाया क्योंकि महल के चारों तरफ कोई गतिविधि नहीं हुई। इनके कमरे में ये दोनों एक साथ गए। अचानक से इस बेहाल हालत में ये क्या है, यहाँ बेड पे कैसे पड़े हुए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी लैंड शिचगुरैन ने अपने दोनों नेफ्यू यानी वांगजी और शिचैन को ये खबर नहीं पहुँचाई क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि ये वो दोनों अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर बच्चे की तरह उनकी दुनिया भी उनके माँ बाप ही हैं। अचानक से उनके मम्मी मतलब माँ बाप के साथ कुछ हो जाएगा तो उनका क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। बड़े बड़े हीलर्स क्या फेल हो गए तो उनमें से एक हीलर सर झुका के लैंड कुरैन के पास आते हैं
और बोलते हैं कि ये कोई हेल्थ इशू नहीं बल्कि कोई मैजिक स्पेल है। आप इस किसी एक कहते हैं ना भविष्यवाणी करने वाले लोग या ऐसे लोग जो इन चीज़ों से डील करते हो उन्हें बुलाइए। इसके बाद लानकुरैन बिना समय गवाए अपने सारे एडल्ट्स के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करते हैं। धीरे धीरे करके इस पूरे कक्ष में जितने भी इस क्लैन के हाई पोजीशन के लोग हैं या ये कह दीजिए लैन क्लैन के बुद्धिमान और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनके पास उनकी उम्र से कई कई ज़्यादा तक नॉलेज है, वो ऐसे लोग इस समय इस रूम में मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग मास्टर लैन है। मास्टर लैन ने ही लानकुरैन और उनके भाई यानी किंग लैन जो अभी हैं मतलब वांग जी के फादर को दोनों को शिक्षा भी दी थी। ये इन दोनों के टीचर थे और सबसे ज़्यादा एजेड है इस समय लैन क्लैन में। इन्हें मास्टर लैन कह के सब लोग सम्मान करते हैं। ये अपनी जगह से आगे आके कुरैन के पास आते हैं और बोलते हैं कि कुरैन मुझे लग रहा है ये उस ब्लैक आयरन यानी इन आयरन की पावर है। इन आयरन के थ्रू इनके ऊपर ये स्पेल आया है। ये बात सुनने के बाद कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बड़ी बड़ी आंखों से उस मास्टर लैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं लेकिन हमारे होते हुए कोई कैसे हमारे किंग और क्वीन पे स्पेल कर सकता है? ज़रूर ये आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब मास्टर लैन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होके राज दरबार में आने के लिए बोलते हैं, जिसमें वैन रोहान और नी मिंजो को भी बोला जाता है। वहीं लान शिचैन और लांग वांग जी को भी बुलाने के लिए बोला जाता है। वो कुरैन चाहते तो नहीं है कि लांग वांग जी और लान शिचैन इस बारे में जाने, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उन्हें उनके दोनों नेफ्यू को भी सच बताना ही पड़ेगा। और मास्टर लैन ने ज़रूर कोई बात सोची है तभी सबको एक साथ आने के लिए बोला है। इसी कारण ना चाहते हुए भी लान कुरैन को उन दोनों को भी बुलाना पड़ता है। धीरे धीरे करके जैसे मास्टर लैन ने बोला था सभी लोग एक साथ इकट्ठे हैं। वहीं वांग जी और शिचैन भी उस जगह पहुंचते हैं। वांग जी और शिचैन मास्टर लैन को ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा करके ही बोलते हैं क्योंकि वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं और उन्होंने ही उनके फादर और अंकल को पाला था, तो इसी कारण वो उन्हें ग्रैंडफादर ही बोलते हैं। मास्टर लैन अब बोलना शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों बुलाया। आप में से बहुत सारे लोग सच जानते भी हैं और बहुत सारे लोग सच नहीं जानते। जो सच जानते हैं वो समझ चुके होंगे ये किंग और क्वीन से रिलेटेड बात है, और जो सच नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ कि हमारे किंगडम पे इस समय एक बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ हमारे किंगडम पे नहीं, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे खतरा है जिसे हम ही रोक सकते हैं। आप सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से मास्टर लैन की तरफ देखने लगते हैं। वहीं लांग वांग जी जो अपने पेरेंट्स को शायद अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, अपने फादर और मदर का इस तरीके से कि बात कुछ हुआ है उनके साथ सुन के काफ़ी घबरा जाता है। और बिना गवाए सबसे पहले जो पर्सन कभी नहीं बोलने वाला था, जो हमेशा शांत रहते हैं, जो हमेशा लोग मतलब अपनी शायद आदत के कारण ही जाने जाते हैं, आज वो अपने कैरेक्टर से अपोजिट यानी अपने व्यवहार से उल्टा बोलते सबके बीच में बोलते हैं। क्या हुआ है मेरे मदर और फादर को? क्यों आप किंग और क्वीन के बारे में परेशान हैं? क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ है? अब कुरैन मास्टर लैन की तरफ देखते हैं और मास्टर लैन अपनी जगह से आगे आके वांग जी के कंधे पे बड़े प्यार से हाथ रखते हैं और धीरे से बोलते हैं, हाँ वांग जी, तुम्हारे मदर और फादर इस समय बहुत बड़े खतरे में हैं, उनकी जान पे अब आ गई है। अब ये बात सुनने के बाद शिचैन भी अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते। क्या मदर और फादर की जान पे आ गया? पर कैसे? वो तो कल तक बिल्कुल ठीक थे, हमारे साथ थे, और आप अचानक से सुबह ये क्या बोल रहे हैं? अब कुरैन अपनी जगह से आगे आके अपने दोनों नेफ्यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी और शिचैन, तुम्हें नहीं पता कल रात से तुम्हारे फादर और मदर एक लॉन्ग स्लीप में चले गए हैं। उनके ऊपर किसी ने स्पेल किया है या किसी ने इन आयरन का उन पे अटैक किया है, इसी कारण अब वो इस स्टेज में हैं। अब वांग जी और शिचैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से कुरैन की तरफ देखते हैं, तो अंकल हम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें उस स्पेल को तोड़ना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। अब मास्टर लैन अपनी जगह से आगे, यही तो मैं तुम दोनों बच्चों को बता रहा हूँ कि आज मैंने तुम सबको इसी कारण बुलाया है। ये स्पेल या तो किसी ने करा है या फिर खुद इन आयरन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वो धीरे धीरे लोगों पे अटैक करना शुरू कर रहा है।
एक हवा में घुलने वाला एक वायरस की तरह अब लोगों के अंदर ये इसी तरह से अटैक करेगा। धीरे धीरे ये लोगों की सोल को बर्बाद कर देगा। अभी तुम्हारे मदर और फादर की सोल सेफ है, क्योंकि वो मतलब जो ये पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग तुम्हारे मदर और फादर की गोल्डन कोर है। इसी कारण अभी तो वो लोगों की एक तरह से सोल सेफ है। लेकिन अगर हमने कुछ जल्दी नहीं करा तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में लोग इसी तरह से लॉन्ग स्लीप में चले जाएं और धीरे धीरे करके वो फिर कठपुतलियाँ बनते चले जाएंगे। ना ही उनके अंदर सोल रहेगी, ना ही उनके अंदर कोई फीलिंग रहेगी, एक जिंदा लाश बन जाएंगे वो लोग। इससे अच्छा है कि हमें जल्द से जल्द इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वैनरॉन और नीमिंजो भी काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की सिक्योरिटी और सेफ्टी उन दोनों के क्लैन के ऊपर ही है। उन्हें डर लगता है कि लोग अगर वो ये ऐसा नहीं कर पाए तो कोई भी उनके क्लैन की इज्जत नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा और लायन क्लैन हो सकता है उनसे ये चीज़ें छीन के किसी और को दे दे। वहीं वैनचाओ और वैंजू भी बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के ऊपर इस समय वांग जी और शिचैन मतलब शिचैन की सेफ्टी की जिम्मेदारी है, तो वो भी अपने प्रिंस को लेके परेशान है। वहीं अचानक से वांग जी और शिचैन एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं और शिचैन बोलते हैं, पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ इस तरह इकट्ठा होके क्या करना है? आप हमें ये बताइए। अब मास्टर लैन बोलते हैं, मैंने बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी सुनी थी। मैंने सुना था कि इस तरीके से इन आयरन कुछ सालों बाद यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड पे धीरे धीरे अटैक करेगा और उसके लिए ही ये भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी में बोला गया था कि एक मेल होगा जो किस क्लैन से होगा ये तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होगा। लेकिन उस मेल के अंदर एक ऐसी पावर होगी जो इन आयरन को रोक पाएगी। क्या स्पेशल पावर होगी इसके अंदर? एकदम से अब एक्साइटमेंट में नीमिंजो पूछते हैं। वो एक ऐसा मेल होगा जो बर्थ भी दे सकेगा। क्या? अचानक से वहाँ खड़े सब लोगों के मुंह से निकल जाता है। हाँ, वो एक ऐसा मेल होगा जो इस दुनिया में जीवन ला सकता है। वो एक बर्थ दे सकता है, बच्चों को कैरी कर सकता है। ऐसा मेल हज़ारों साल में कोई एक ही हुआ था और वो स्पेशल पर्सन ही होगा जो इन आयरन को रोक पाएगा। कैसे रोक पाएगा वो इन आयरन को? अचानक से एक्साइटमेंट में अब वैन रोहन पूछता है। वो उस बेबी को बर्थ देगा जिस बेबी के ब्लड थोड़ी सी ब्लड की बूंद से, यानी उसके एक बूंद ब्लड की बूंद से एक स्पेशल वेपन बनेगा और एक स्पेशल हील करने वाली टेक्निक बनेगी, जिसके कारण हम उस अगर वो इन आयरन एक तरीके से इन आयरन के जब अटैक होने शुरू होंगे तो जो लोग कठपुतली बन जाएंगे तो हम उस वेपन से उन कठपुतलियों को मार सकेंगे और उसी पर्सन यानी उसी बेबी के ब्लड के कुछ ड्रॉप से हम एक तरह का वो कहते हैं ना टॉनिक बनाएंगे, जिसे पीने से हो सकता है अगर कुछ लोग अभी डीप स्लीप में होंगे जैसे किंग और क्वीन है तो उन लोगों को हम हील भी कर सकेंगे। तो उस बेबी का बर्थ लेना बहुत ज़रूरी होगा। अचानक से एक मेल जो बेबी को बर्थ दे सकता है, यही सुन के सब लोग शॉक थे और अब उस मेल के बेबी के कुछ बूंदों से, कुछ ब्लड की बूंदों से ही ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। ये सुनकर भी ये लोग हैरान हैं। अचानक से अब लान कुरैन अपनी जगह से आगे आते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? इसी कारण तो मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। मास्टर लैन बीचों बीच लोगों के बीच में आके खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ लोगों को देखते हुए बोलते हैं, हाँ, इसी कारण मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। अब आप लोगों को उस पर्सन को ढूंढना है, उस मेल को ढूंढना है जो उस बेबी को बर्थ देगा। और हाँ, ये बेबी गर्ल ही होनी चाहिए, उसकी बेबी गर्ल ही में ही ये पावर होगी। पहले उस पर्सन को ढूंढेंगे और उसके बाद उसको प्रेग्नेंट करके उसके बेबी को बर्थ दिलवाएंगे और उसकी बेबी को के थ्रू इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव करेंगे। यही हम सबको अब करना है। जल्द से जल्द हमें उस मेल पर्सन को ढूंढना पड़ेगा अपने किंग और क्वीन के लिए, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए। अचानक से इस भविष्यवाणी के बारे में सुन के व्यांग जी और शिचैन काफ़ी शौक हैं। उन्होंने भी कभी लान क्लैन में इतने साल से हैं, उनका बर्थ यहाँ हुआ है, कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। लेकिन अब अगर मास्टर लैन ऐसा बोल रहे हैं
तो इसमें सच्चाई तो है, क्योंकि मास्टर लैन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता है। वहीं लान कुरैन मास्टर लैन की तरफ देख रहे हैं और कुछ मन में सोच रहे हैं। एक तरीके से इतने बड़े कल्टीवेशन वर्ल्ड में, इतने सारे क्लैंस में ऐसे पर्सन को ढूंढना आसान नहीं है, और कैसे पता करेंगे ये लोग, ये भी बात इनके दिमाग में चल रही है। यही बातें सोचकर अब लान कुरैन मास्टर लैन के पीछे पीछे उनके कक्ष तक जाते हैं। मास्टर लैन के कक्ष में आते ही लान कुरैन बोलना शुरू करते हैं। आपने सही कहा मास्टर, आपने सही कहा कि हमें उस इंसान को ढूंढना ज़रूरी है, लेकिन आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे, हम उसे कैसे पहचान पाएंगे कि वो मेल है जो बर्थ दे सकता है। क्या उसका ढूंढने का कोई तरीका है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई निशानी है जिससे हम उसे पहचान पाएंगे। इस बात पे मास्टर लान कुरैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अब धीरे धीरे करके चीज़ें भूलने लगा हूँ। ये मुझे इसलिए याद था क्योंकि ये हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की सेफ्टी की बात है, लेकिन बाकी बातें अब मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है। तुम जाओ और ये चीज़ तुम पता करो। तुम्हें पूरे लैन की हिस्ट्री के बारे में पता है, वो सारी किताबें जिनमें इस तरह की भविष्यवाणी हो के बारे में लिखा हुआ है वो पता है। तुम्हें उन सब में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मेरा काम सिर्फ तुम्हें राह दिखाने का था, तुम्हें सही बात बताने का था। अब वो सब कैसे तुम्हें करना है ये तुम और वांग जी और शिचैन जाने। इस बात को बोलने के बाद मास्टर लैन अपने एक तरह से मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। शिचैन और वांग जी का नाम सुन के कुरैन थोड़ा मन में सोच रहे हैं कि क्यों मास्टर लैन पूरी बात नहीं बता रहे हैं। कुछ ऐसी बात है क्या जो मास्टर लैन को पता है और बाकी किसी को नहीं पता। लेकिन इस समय इन बातों के बारे में ना सोच के वांग कुरैन के दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और भाभी यानी इस किंगडम के क्वीन और किंग की टेंशन है। इसी कारण वो दौड़े दौड़े लाइब्रेरी में जाते हैं। पर जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लाइब्रेरी में इस समय वांग जी और शिचैन उनसे पहले ही मौजूद हैं, क्योंकि वांग जी और शिचैन के दिमाग में भी यही बात आई थी कि वो कैसे ढूंढेंगे उस इंसान को, क्योंकि उनके लिए भी उनके माँ बाप को ठीक करना इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वांग जी और शिचैन इधर उधर उन कुछ बुक्स में ढूंढ रहे हैं। वहीं वांग जी को एक बुक मिलती है उसी भविष्यवाणी से रिलेटेड। अब कुरैन, शिचैन और वांग जी उस किताब को खोल के सामने बैठ जाते हैं और उस किताब को घूर घूर के देखने लगते हैं। वांग जी उस किताब में देख चुका है कि मास्टर लैन ने जो बातें बताई हैं वो सब कुछ मेंशन है। हाँ, जो भी मास्टर लैन ने बताया वो सब इसमें लिखा हुआ है। और उसके अलावा कुछ बातें और लिखी, जैसे कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि महान पौषा सरन का ब्लड लाइन में से कोई एक होगा। ये बात सुनने के बाद कुरैन घूर घूर के वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और शिचैन की तरफ। शिचैन और वांग जी अपने अंकल के चेहरे पे ये परेशानी देख के कुछ समझ नहीं पाए। शिचैन पूछ ही लेते हैं, क्या हुआ अंकल, हमें तो अब पता चल गया है ना कि हमें ये वो पर्सन कहाँ मिलेगा, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए। मदर और फादर के बारे में सोच सोच के मुझे परेशानी हो रही है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि इन आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर हमें लेट हो गया तो पता नहीं हम क्या करेंगे। उस पर्सन को ढूंढना है, फिर जल्द से जल्द उस बेबी का बर्थ भी दिलवाना है। ये भी एक लंबा प्रोसेस रहेगा और हम पे समय भी कम है, हमें जल्दी से उस इंसान को ढूंढना चाहिए। इस बात पे अब कुरैन अपने दोनों नेफ्यू की तरफ देखते हैं और थोड़ा परेशानी वाले भाव से ही बोलते हैं, लेकिन वो पर्सन अब सर्वाइव करता होगा या नहीं, मुझे तो इस बात पे डाउट है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अंकल? शिचैन फिर पूछते हैं, तुमने पढ़ा ना कि वो बाओशा शरण की ब्लड लाइन में से एक होगा। बाओशा शरण की ब्लड लाइन का मुझे पता ही नहीं कोई है या नहीं है। मुझे इतना याद था कि बाओशा शरण की एक बेटी थी चांसा शरण, उसके बाद वो कहाँ है, उसकी किससे शादी हुई या नहीं हुई, वो किस हालत में है, उसका कोई बच्चा है या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और मुझे नहीं लगता कि अब इन सबको ढूंढना इतना आसान होगा, क्योंकि कई साल पहले की बात है। बाओशा शरण हम यहाँ आई थी, वो बहुत परेशान थी और तुम्हारी मदर से मिलना चाहती थी। उस समय तुम्हारी मदर वांग जी की प्रेगनेंसी के दौरान किस स्टेज में थी और डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने से मना किया था। इसी कारण तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर के प्यार में उनसे तुम्हारी मदर को मिलने ही नहीं दिया। वो सिर्फ तुम्हारी मदर से ही मिलके कुछ बात बताना चाहती थी, लेकिन उस समय तुम्हारी मदर को से मिलने के कारण कहीं तुम्हारी मदर की तबीयत ना बिगड़ जाए, इस डर से तुम्हारे फादर ने उन्हें बाओशा शरण से मिलने ही नहीं, चांसा शरण से मिलने ही नहीं दिया।
और उस दिन के बाद से मैंने कभी चांसा सरन को कहीं नहीं देखा, ना ही लैंड क्लैन के आसपास, ना ही कहीं और कल्टीवेशन वर्ल्ड में। वो कहाँ चली गई, कैसी है, हमें कुछ पता नहीं। इस बात पे अब वांग जी और शिचेन के चेहरे पे भी परेशानी साफ दिख सकती है। वो भी बहुत परेशान है और मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि अगर सचमुच में उन चांसा सरन को कुछ हो गया होगा तो फिर क्या, कहाँ से मतलब वो भविष्यवाणी तो सच नहीं हो पाएगी, और फिर वो कैसे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को और अपने मदर और फादर को सेव करेंगे। वो इस बात से परेशान ही होते हैं। तभी वांग जी बोलते हैं, तो क्या हुआ अंकल, हम पता करेंगे, हमें पता करना चाहिए। अगर वो जिंदा होंगी तो उनके ब्लड लाइन के लोग भी जिंदा होंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया होगा तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें वो भी पता करना चाहिए। इस तरीके से परेशान होने से कुछ नहीं होगा। वांग जी की अंदर इस समय हर हालत में अपने मदर और फादर को सेव करने की जुनून है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा। वो जल्द से जल्द उस पर्सन को ढूंढना चाहता है, और कुरैन भी इस बात को मान जाते हैं। तुरंत सब लोगों को बुलाया जाता है। अब बोला जाता है कि चांसा सरन को ढूंढा जाए, चांसा सरन के रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों के को ढूंढा जाए, कहाँ है चांसा सरन पता लगाया जाए। जब ये खबर आप धीरे धीरे कल्टीवेशन वर्ल्ड तक भी पहुंच गई है, कोई ये मतलब अभी लैन कुरैन ने और वैन रुआन और नई मिंजे ने ये चीज़ डिसाइड की है कि वो ये तो नहीं बताएंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस वो ये बताएंगे कि उन्हें कुछ काम है। इसके बाद अचानक से रातों रात जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, लोगों के क्लाइंट्स तक ये खबर पहुंचती है, तो ये खबर जैन फेमिया के भी पास पहुंचती है। जैन फेमिया को पता चलता है कि लैन में मतलब एक तरह से लान फैमिली या ये कह जाए राज परिवार इस समय चांसा सरन को ढूंढ रहा है, या चांसा सरन से रिलेटेड लोगों को ढूंढ रहा है। तो वो तुरंत अपनी वाइफ के पास आते हैं, यानी मैडम यू के पास, और बोलते हैं कि तुम्हें पता है इस समय चांसा सरन को ढूंढा जा रहा है। इस बात पे मैडम यू अपने हस्बैंड की तरफ गुस्से में देख के बोलती हैं, तो तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो, तुम मुझसे कहाँ चांसा सरन या वी चांसे से रिलेटेड बात करना पसंद करते हो, तुम तो उनसे बहुत जरूरी सारे डिसीजन खुद लेते हो। तो जाओ बता दो राज में महल में, जाओ लैंड क्लैन में और सबको बता दो कि चांसा सरन और वी चांसे तो इस दुनिया में ही नहीं है। चांसा सरन और उसके हस्बैंड की कब की डेथ हो गई है, पर तुम वो लोग उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं, तुम्हें कुछ, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहे हो तुम इस बारे में, हम दोनों सोच के क्या सोचते हैं या क्या करते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस समय लैन फैमिली अगर तुम्हारी दोस्त और उसकी बीवी को ढूंढ रहे हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा ही बात ही होगी। तुमने देखा नहीं किस तरीके से पूरी की पूरी लैंड वॉरियर्स फौज इस तरह से तुम्हारी दोस्त और उसकी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। जाओ तुरंत जाओ लैंड क्लैन और पता लगा के आओ कि क्या कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ बड़ा होने का आभास हो रहा है। मेरा सिक्स सेंस मुझसे कह रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक से जैन फेमिया मैडम यू की बात सुन के तुरंत लैंड क्लैन की तरफ बढ़ जाते हैं। वो लैंड क्लैन पहुंचते हैं और लैंड सबसे पहले राजा और रानी से मिलने के बारे में बोलते हैं। इस बात पे लैंड क्लैन तुरंत वहां आते हैं और खुशी मतलब जैन फेमिया से पूछते हैं कि उन्हें क्यों मिलना है किंग और क्वीन से। तो मतलब लैंड क्लैन को जैन फेमिया सच बता देते हैं कि उन्हें भी चांसे के बारे में और चांसा सरन के बारे में उनसे बात करनी है। उन्हें पता चला है कि इस समय लैंड किंगडम मतलब किंग ढूंढने के लिए बोला गया है। इस बात पे जैन फेमिया की बात सुन के तुरंत लैंड क्लैन जैन फेमिया को अपने कक्ष में लेके आते हैं और सब कुछ सच बता देते हैं। ये बता देते हैं कि किंग और क्वीन इस समय एक डीप स्लीप में है और धीरे धीरे उनकी नसें ब्लैक हो रही हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए या वो कठपुतली बन जाए। इसी कारण चांसा सरन को ढूंढा जा रहा है। इस बात पे जैन फेमिया थोड़ा परेशान होते हैं किंग और क्वीन के लिए और बताते हैं कि चांसा सरन और वी चांसे उन्हीं के क्लैन में थे। उनके आखिरी समय पे वी चांसे की बहुत बुरी हालत थी। उनके किसी मतलब एक होता है वो फॉरेस्ट में चल गए थे किसी काम से और उनके ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया था, जिसके कारण उनकी ऑलमोस्ट मरने वाली हालत हो गई थी। बड़े बड़े हीलर पे वी चांसे को दिखाया जा रहा था चांसा सरन के थ्रू, लेकिन उनके पास उस समय पैसे नहीं थे। अब वो लैंड क्लैन में आई थी अपनी दोस्त से मदद लेने ताकि उनकी दोस्त की मदद से वो अपने हस्बैंड को ठीक कर सके।
लेकिन जब वो यहाँ से उनके दोस्त से नहीं मिला गया और वो अपने घर वापस पहुंची तो उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। वो तो मरने ही जाने वाली थी, लेकिन जब वो डेथ के मतलब एक तरीके से कहते हैं ना सुसाइड के अटेम्प्ट करने के उसमें गई थी, तो उन्हें लोगों ने बचा दिया था और हिलल ने उन्हें बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, वो कुछ मंथ प्रेग्नेंट है। और उसी के बाद उन्होंने उन्हीं के क्लैन में यानी जियांग्स के क्लैन में ही वो एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। उसके पूरे प्रेगनेंसी में वो अपने हस्बैंड की डेथ के कारण भी काफ़ी अपसेट थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक तरीके से कहते हैं सर जीने की कोशिश कर रही थी सिर्फ अपने बच्चे के कारण। और जैसे ही उन्होंने विंग को जन्म दिया तो कुछ ही दिन बाद उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा वी वुशान इस समय जैन फैमिया के अंडर में ही है और एक तरीके से जैन फैमिया का अडॉप्टेड सन ही है। वो जैन फैमिया के दोनों बच्चे यानी जियान यानली और जंचा के साथ ही पला बड़ा है। वो उन दोनों से छोटा है और उन्हीं का मतलब उन्हीं के घर पे रहता है। ये बात सुनने के बाद लान कुरैन के मन में तो जैसे बहुत कहते हैं खुशी का लड्डू फूटा वाला हाल हो गया। उन्हें बहुत खुशी होती है कि फाइनली उन्हें वो पर्सन मिल ही गया। वो समझ चुके हैं कि अभी चांसा सरन की ब्लड लाइन का लास्ट पर्सन वही है और ऊपर से वो मेल भी है पक्का। भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग यही वो पर्सन है जो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड को सेव कर सकता है, जो उनके ब्रदर और उनकी वाइफ को सेव कर सकता है, इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के किंग और क्वीन को सेव कर सकता है। इस बात पे लान कुरैन खुशी से सबको बुलाते हैं, या सबको बोलो तो मतलब उनके जो खास सलाहकार होते हैं वो वांगजी, शिचैन, वे इन सबको बुलाते हैं और सबके बीच में बताते हैं कि उन्हें वो पर्सन मिल गया है। उस पर्सन का नाम वी वुशान है और वो जियांग्स क्लैन में ही है। जैन फैमिया भी इस समय लान कुरैन के पास में ही खड़े हुए थे, तो लान कुरैन सबको बताते हैं कि जैन फैमिया ही उसका ध्यान रख रहे हैं और वो जैन फैमिया का सबसे छोटा बच्चा यानी अडॉप्टेड सन वी वुशान है। अब इस बात को सुन के वांगजी शिचैन मन में बड़े खुश होते हैं। अब शिचैन आगे आगे बोलते हैं तो अंकल हमें तुरंत के तुरंत उसे यहाँ बुलाना चाहिए और उससे इस बारे में भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। इस बात पे कुरैन बोलते हैं नहीं, हम उसे अगर भविष्यवाणी के कारण बोलेंगे तो उसे लगेगा कि हम उसे फोर्सफुली लोगों के साथ फिजिकल होने पे मजबूर करें। उसे मन में शक होगा, वो एक तरीके से उसे अपने शरीर पर ही हैरानी होगी क्योंकि एक मेल होके वो प्रेग्नेंट हो सकता है। ये चीज़ सोच कर ही वो कितना घबरा जाएगा। हमें उसे इस तरीके से डराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो उसे इस फैमिली मेंबर ही बना लेना चाहिए ताकि वो हमें परिवार समझे, हम उसे समझ सके और वो हमें अच्छे से समझ सके। आप कहना क्या चाहते हैं? एकदम से जैन फैमिया पूछते हैं मैं तुम्हारे बेटे वी वुशान के लिए फ्यूचर किंग और एक तरीके से लैन क्लैन के पहले हायर लान शिचैन का रिश्ता भेज रहा हूँ। ये तुम वहाँ अपने घर जाके सबको यही बताओ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और किंग और क्वीन चाहते हैं कि उनके बड़े बेटे लान शिचैन की शादी तुम्हारे बेटे वी वुशान से तय हो गई है। हम वी वुशान को फ्यूचर क्वीन बनाना चाहते हैं। बस यही बात तुम वी वुशान और अपनी फैमिली को बताओगे, ना ही इस भविष्यवाणी के बारे में अभी उसे कुछ बताओगे और ना ही अपने किसी और परिवार वालों को। तुम अच्छे से जानते हो अचानक से ये मेल प्रेगनेंसी, ये आइन आयरन की बातें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हो सकता है कुछ बुरे लोग इसका फ़ायदा उठाएं, वो विंग को अपने साथ ले जाएं, विंग के साथ कुछ बदतमीजी कर दें या पावर के थ्रू, क्योंकि एक तरीके से इस समय तो विंग से जो शादी कर लेगा और विंग के साथ जो पर्सन रहेगा वो मोस्ट पावरफुल हो जाएगा ना, क्योंकि वो इन आयरन को हरा पाएगा। और ऐसा इस तरह के पावरफुल बनने के ख्वाब तो हर कोई देखता है, हर कोई चाहता है कि वो सब कल्टिवेशन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पर्सन बने। तो अगर ऐसा कोई विंग को ज़बरदस्ती ले जाए या विंग के साथ कुछ गलत कर दे तो क्या होगा? इसी कारण लान कुरैन इस तरीके से ये चीज़ें सोच रहे हैं और वो जैन फैमिया को भी ये बातें समझाते हैं। जैन फैमिया भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं क्योंकि इस समय कुरैन ने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, सिर्फ कुछ ही लोगों को, जैसे मैंने बताया ना कुछ सलाहकार जो बहुत ज़्यादा उनके खास हैं, वो इवन वैन रोहान और नी मिंजो को भी नहीं बुलाया था क्योंकि इस समय वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई भी गलती इस समय कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, उनके भाई और भाभी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आप जैन फैमिया अपनी जगह से आगे आते हैं और बोलते हैं मैं समझता हूँ
आप मेरे ही बेटे के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आप जैन फैमिया, मैं लान मतलब लान सिचैन, लान कुरैन और वांगजी की तरफ देखते हुए खड़े हो जाते हैं। अब बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब विंग प्रेग्नेंट था तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत दुख में थी। वो तो सिर्फ शायद से ही विंग को बर्थ देने के लिए ले रही थी। अपने हस्बैंड की डेथ के कारण वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। कुछ लोग कहते हैं वो डिप्रेशन तक में चली गई थी। अपनी प्रेगनेंसी में उन्होंने अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अपने दुख में वो इतना डूबी हुई थी कि उन्होंने अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और उसके कारण विंग के ऊपर भी उसका थोड़ा असर पड़ा था। अब जैन फैमिया थोड़ा सा घबराते बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विंग उम्र में ज़रूर 20 साल का हो गया है, लेकिन दिमाग से वो अभी तक 20 साल का नहीं है। वो एक 14 से 15 साल के बच्चे जैसा ही दिमाग है उसका। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है। और सच कहूँ तो उसके जैसा ब्यूटीफुल पर्सन मैंने कहीं नहीं देखा। विंग इस समय का कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत पर्सन है। आप एक बार मेरे विंग को देखेंगे तो आप भी उसके ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाएंगे। वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा प्यारा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। उसके अंदर अभी भी बच्चों वाली हरकतें हैं। वो शरीर में ज़रूर बड़ा है पर दिमाग से अभी भी बच्चों जैसा है। यही कारण है कि मैंने उसे अभी भी अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया। वो हमेशा घर के अंदर ही रहता है। वो कल्टीवेशन जानता है। मैंने उसकी सेफ्टी के कारण बचपन से ही अपने तीनों बच्चों को कल्टीवेशन स्किल सिखाई है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। उसकी तलवारबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके अंदर अभी भी बच्चों वाला ही दिल और दिमाग है। मेरा विंग बहुत मासूम और भोला है। आपको लगता है इतनी बड़ी आप पोजीशन उसे दे सकते हैं? वो क्वीन कैसे बन पाएगा? मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ, आप चाहें तो मैं सर झुका के अपने बेटे की शादी सिचैन से करवा दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि मेरा बेटा इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के इतने बड़े किंगडम का क्वीन बनेगा। लेकिन आपको सच नहीं छुपाना चाहता हूँ मैं, जैन फैमिया। आप बिल्कुल ईमानदारी से विंग के बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपसे पहले उन्होंने विंग के बारे में ये बातें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो तब तक कुरैन ने विंग की शादी की बात नहीं कही थी। लेकिन अब ये बात सुनने के बाद अचानक से कुरैन भी थोड़ा सा घबरा से जाते हैं, लेकिन सिचैन अपनी जगह से आगे आते हैं और बोलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे विंग से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। नहीं, वांगजी भी अपने भाई की बात और मन को समझ रहे हैं। वो बोलते हैं, आपने सच्चाई हमें साफ साफ बता दी। आपने बताया कि विंग मासूम है, भोला है, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं विंग का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, जैसे आप अब तक उसका रख रहे थे। वो अगर कल्टीवेशन स्किल जानता है तो इसका मतलब वो दिमाग से बहुत स्ट्रांग है। कल्टीवेशन स्किल सीखना कोई आसान बच्चों का काम नहीं है, और आप जैसे बता रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा कल्टीवेटर है, तो इसका मतलब ये है कि वो तब बिल्कुल सही है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग से ये शादी करने में। विंग मेरे जैसा अंकल ने कहा फ्यूचर क्वीन बनेगा और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। सिचैन तुरंत बोलते हैं। कुछ जैन फैमिया को भी मन में खुशी होती है कि विंग की शादी एक ऐसे समझदार इंसान से हो रही है जो उसे जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। विंग इस फैन फिक्शन में उन बच्चों वाली तरह है जो शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग ज़्यादा बड़ा नहीं होता। यानी वो मेंटली सिक नहीं है, वो कोई मतलब एक वैसा पर्सन नहीं है, बस वो उसमें थोड़ा बचपना है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मेच्योर, अपनी एज के साथ मेच्योर नहीं हो पाते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना होता है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकले होते, थोड़ा सा उस टाइप का है विंग। यानी वो बच्चों की तरह बातें करता है, बच्चों की तरह हरकतें करता है, शरारतें करता है, ऐसा है विंग। हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, बहुत ज़्यादा समझदार है वो, क्योंकि उसको उसकी सीजे ने यानी ने हमेशा से बचपन से पढ़ाया है, और वो उसे बुक्स पढ़ना, उनसे नॉलेज लेना भी बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, वो अभी भी बच्चा है, उसे से तेजपना, पॉलिटिक्स करना, ये सब चीज़ें नहीं आती, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए जैन फैमिया ने कहा कि वो अभी बच्चा ही है। हाँ, वो मतलब
अपनी उम्र के हिसाब से एक 20 साल के बच्चे इंसान को जितना समझदार होना चाहिए उतना समझदार नहीं है। आप जैन फैमिलियाँ जब सुनते हैं कि लायंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं, मन में ये सोच के कि विंग की डेस्टिनी में अगर ये सब कुछ लिखा है तो सही ही होगा, विंग के लिए ये सब कुछ एकदम सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि वो इतना भोला है, इतना मासूम है, कोई और उसके इस भोलेपन का फ़ायदा उठा के उसे प्रेग्नेंट कर दे और उसके साथ कुछ गलत कर दे, उससे अच्छा है कि उसकी शादी एक समझदार रक्षी चैन से हो जाए। इसलिए जैन फैमिलियाँ खुशी खुशी से अपने घर की तरफ जाते हैं। वो जैसे ही अपने क्लैन के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र अपने मतलब उन बोट के थ्रू वो अपने क्लैन में एंट्री कर रहे हैं तो लेक के पास पड़ती है जहाँ विंग कुछ बच्चों के साथ खुशी से खेल रहा है, बड़े प्यार से अपने उन बच्चों के साथ लोटस सीड्स छील रहा है, खा रहा है, इधर फिर उनके साथ खेल रहा है। तो वह उनको मतलब विंग को ऐसे खेलता देख के जैन फैमिलियों के मन में खुशी होती है और आइन करके विंग को बुलाते हैं। विंग भी अपनी बाबा की आवाज़ सुन के दौड़ा दौड़ा चला जाता है। क्या हुआ बाबा करके आता है। वो बड़े प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, आइन, सीजे ने और मैंने तुम्हें मना किया है ना, शाम के समय घर से बाहर नहीं जाते, तुम इस समय यहाँ क्या कर। ओ बाबा, अभी तो सूरज ऊपर है ना, अभी तो सूरज नीचे गया ही नहीं, तो फिर कैसे शाम हुई। अपने मासूम से सवाल से जैन फैमिलिया की तरफ पूछता है। जैन फैमिलिया मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखते हैं। शाम होने ही वाली है, चलो अंधेरा हो जाएगा तो तुम कैसे घर जाओगे, मेरा आइन अकेले में गुम हो जाएगा तो अंधेरे में, चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता। विंग भी तुरंत अपने बाबा का हाथ पकड़ के हंसता हुआ अपने दोस्तों को हाथ से ही बाय करता हुआ चला जाता है। जैन फैमिलियाँ विंग को इस तरीके से अपने साथ तो ले जा रहे हैं पर मन में बहुत दुख हो रहे हैं। उनको लगा था कि बचपन से लेकर अब तक जैसे वो विंग को संभाल रहे थे, फ्यूचर में भी वो विंग को ऐसे ही संभालेंगे, विंग उन्हीं के साथ रहेगा। लेकिन अब एक लड़की की तरह उसे शादी करके हमेशा के लिए दूसरे और क्लैन में भेजते हुए उनके मन में बहुत घबराहट भी हो रही है। विंग की इस मासूमियत को, इसकी नादानियों को उस बड़े से किंगडम में, उस राजघराने में, राज मतलब ऑब्वियसली मतलब एक तरह से राजनीति भी होगी, लो पॉलिटिक्स भी होती है, उन सब चीज़ों में विंग कहीं फंस ना जाए, वो ये सब सोच रहे हैं। पर वो उन्हें ये भी पता है कि लैन फैमिली बहुत अलग है। लैन फैमिली में ये कॉन्क्यूपाइन वाले नाटक नहीं होते, क्योंकि आज से पहले भी उनके फादर भी एक ही बार शादी करी है और शिचैन और वांगजी के भी बारे में उन्होंने जितना सुना है यही सुना है कि वो दोनों भी अपने फादर की तरह एक ही बार शादी कर देंगे, एक ही बार प्यार करेंगे। तो उन्हें ये तो पता है कि विंग की कोई इस टाइप से चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन एक लैन मतलब एक राज्य फैमिली में एक जिस तरीके से रानी से व्यवहार करवाया जाता है या एक इमेज होती है कि रानी को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए विंग वैसे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो ये चीज़ें भी सोच रहे हैं। लेकिन अब इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं है, बल्कि शादी और तैयारी करने का समय है। मतलब लैन फैमिली तो चाहती थी कि लान कुरैन की शादी क्लैन में ही हो, लेकिन जैन फैमिलियाँ ही थे उनसे रिक्वेस्ट करके आए हैं कि वो चाहते हैं कि विंग की शादी जियांग क्लैन में ही हो, विंग अपने क्लैन से शादी करके जाए, वो यही चाहते हैं। बाद में अगर चाहे तो लैन फैमिली अपनी कोई बड़ा एक वो तो ना समारोह या सेलिब्रेशन कर सकता है, लेकिन शादी तो वो जियांग क्लैन में ही करवाना चाहते हैं। वहीं कुरैन भी उनके मन की स्थिति, क्योंकि वो एक फादर हैं, अपने बेटे की शादी करवा के लड़की की तरह उसकी विदाई करवाने का वाला काम करवाया जा रहा है, तो वो उनकी मन की बात मानी। इसी कारण अब शादी तो जियांग क्लैन में ही होगी, लेकिन जल्दी से ये सब चीज़ें करना, अपनी फैमिली को ये बात बताना, ये सारी स्ट्रेस में है कुछ मतलब जैन फैमिलियाँ। और यही बातें सोचते सोचते वो अपने घर में यानी लोटस पेयर में एंट्री करते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ मतलब उनकी फैमिली ये मैडम यू जनचा और यान ली सब लोग बैठे हुए उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वहीं अपने घर में एंट्री करता है तो दौड़ता हुआ अपनी सीजे को गले लगा लेता है, सीजे सीजे करके। और जानी भी बड़े प्यार से विंग के सर पे हाथ फिरा के उसे बिल्कुल अपने पास बैठा देती है। वहीं मैडम यू का ध्यान तो पूरी तरह से जैन फैमिली पे था। वो तुरंत अपनी जगह से आगे आती है और बोलती है, आप आ गए, जल्दी से बताइए क्या हुआ लैन क्लैन में, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कौन सी बड़ी मुसीबत हमारे सर पे आने वाली है, क्यों ढूंढ रहे थे वो जानसा सरन को।
मैडम यू नॉन स्टॉप अपने क्वेश्चनों की लाइन लगा देती है। वहीं जैन फैमिया मैडम यू की तरफ देखते हैं और फिर अपनी पूरी फैमिली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो लोग चांसा सरन को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि चांसा सरन और मैडम लैन ने बचपन में मतलब अपनी यंगस्ट एज में एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया था और वो जल्द से जल्द उस प्रॉमिस को फुलफिल करना चाह रहे थे। क्या प्रॉमिस? एकदम से अब जनचा पूछता है प्रॉमिस कि चांसा सरन का बच्चा और मैडम लैन के बच्चे की आपस में शादी होगी। उसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए लैन फैमिली अब उनके फर्स्ट हायर लान शिचैन की शादी वी वुशान से करना चाहती है। ये बात सुनने के बाद सारी की सारी जियांग फैमिली अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और शॉकिंगली मतलब जैन फैमिया की तरफ देखने लगती है। अब फैमिया समझ रहे हैं इन सबके क्वेश्चन मतलब इनकी आंखों के क्वेश्चन को, इसी कारण उन्होंने पहले ही सबको आधी बात बता दी थी। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना, ये प्रॉमिस विंग की मदर और हमारी क्वीन के बीच का प्रॉमिस है जो टूट नहीं सकता और जल्द से जल्द वो इस प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहते हैं। इस समय किंग और क्वीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो इसी कारण जल्द से जल्द अपने पहले बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। फ्यूचर हायर लान शिचैन की शादी करवाना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ ये बात सुनने के बाद यानली और जनचा दोनों शौक है कि एक मेल की शादी दूसरे मेल से क्यों करवाना चाहते हैं। वहीं मैडम यू तो गुस्से में एकदम से आग बबूला हो जाती है और चीखते बोलते पागल है क्या ये लैन फैमिली? ये अपनी हायर की फ्यूचर किंग की शादी एक पागल इंसान से करवाना चाहती है। तुमने उन्हें बताया नहीं क्या विंग के बारे में कि ये अपनी उम्र से कम है, इसे ना बोलने की तमीज है, घर से बाहर तो ये निकल नहीं सकता और इसे पूरे किंगडम की क्वीन बनाना चाहते हैं। पागल हो गए हैं लैन फैमिली। हाँ मैडम यू गुस्से में चीखते हुए बोलती है। इस बात पे जैन फैमिया गुस्सा करते हुए मैडम यू की तरफ उतनी ही गुस्से में बोलते हैं तुम पागल हो जो इस तरह की बकवास कर रही हो। कैसे शब्द यूज कर रही हो तुम विंग के लिए? तुमने विंग को क्या बोला? तुमने विंग को पागल बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसे बोलने की? हमारा विंग बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी नॉलेज तुम्हें है नहीं है ना, उससे कई ज़्यादा नॉलेज हमारा विंग कैरी करता है। तुमने विंग को कभी अपने बराबर समझा है? नहीं, तुम ही बचपन से उसे गलत सिखाती हुई आ रही हो, अपने से नीचे दबाते हुए आ रही हो, ना ही उसे सही से ग्रोथ करने दी। जब भी वो बाहर जाता था उसे जबरदस्ती इस घर के अंदर बांध के रखती थी। शर्म आती थी तुम्हें विंग को घर से बाहर भेजते हुए और यही कारण है कि वो घर में बंद रह के ऐसा हो गया। तुम्हारी वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। वहीं विंग तो इतना मासूम है कि उसे पता ही नहीं कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर क्यों लड़ रहे हैं। उसे तो बस ये पता है कि उसका नाम लेके ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, इसलिए वो घबराता हुआ अपनी सीजे का हाथ पकड़ता है और कान में बोलता है सीजे मम्मी पापा फिर मेरी वजह से लड़ रहे हैं, प्लीज इन्हें रोक दो, मैं गंदा बच्चा नहीं बनूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वहीं सीजे ये बात सुनने के बाद यानी अपने भाई की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच के कि कैसे उनका ये प्यारा सा भाई उस किंगडम में रहेगा, अकेले रहेगा, क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ये तो भी एक 14-15 साल के बच्चे वाला दिमाग वाला बच्चा है, कैसे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या करेंगे वो लोग इसके साथ? बेचारी यानली अपने भाई के लिए परेशान है। वहीं जनचा अपने माँ बाप के झगड़े को रोकते बोलता आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। मदर आप शांत हो जाइए। फादर आप समझते हैं ना विंग की हालत को देखते हो ना, आप इतनी क्या उन्हें सच बताया? बेचारा जनचा भी अपने भाई के बारे में फिक्र करते हुए पूछ रहा है। वहीं जैन फैमिया अब बोलते हैं हाँ मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया और उन्होंने सच जानने के बाद भी अपना डिसीजन वैसे ही रखा है। उन्होंने को विंग के बारे में सब पता है और मैंने विंग के होने वाले हस्बैंड से भी विंग के बारे में बातें की हैं। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो विंग का ध्यान रखेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रखते हैं, विंग को उतना ही प्यार करेगा जैसे हम करते हैं। और आगे वो विंग की तरफ देखते हैं, विंग का फेस अपनी तरफ करते हैं। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों में जिसमें आंसू आ गए अपने मम्मी पापा को लड़ते हुए देख के उन्हीं आंखों से अपने फादर की तरफ देखते हैं। उसके फादर पहले बड़े प्यार से उसके फेस से उसके आंसू पूछते हैं और बोलते हैं आई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल उतना ही तुम्हें प्यार करेंगे जैसे तुम्हारी सीजे और तुम्हारे गगा करते हैं। वो तुम्हारे गगा जैसे ही होंगे, तुम्हें सिर्फ उनकी बातें माननी है, जैसा वो कहें वैसा करना है, ठीक है? वो तुम्हें बहुत हैप्पी रखेंगे। उनका घर हमारे घर से बहुत बड़ा है,
तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम्हारी फेवरेट स्वीट्स ला के देंगे, तुम्हारे फेवरेट खाना बनवाएंगे, तुम्हारे फेवरेट कपड़े ला के देंगे, तुम्हें जो चाहिए वो लाएंगे। तुम्हारी सारी फेवरेट बुक्स वहाँ पे हैं। उन्होंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी खोली है। उस लाइब्रेरी में आइन की फेवरेट सारी बुक्स मिलेंगी। आइन को बहुत सारी नई बुक्स मिलेंगी। तुम्हें ये सारी बुक्स पढ़ चुके हो, वो अब बोर लगती है ना, तुम्हें और नई बुक्स पढ़नी है ना। मैंने तुम्हारे फ्यूचर फैमिली से सब कुछ बात कर लिया। तुम्हारी न्यू फैमिली तुम्हारे लिए रोज़ नई नई बुक्स लाएगी और तुम्हें बहुत सारी बुक्स पढ़ने को देगी, है ना आइन? तुम्हें वहाँ बहुत मन लगेगा। ऐसे करके जैन फैमिलियाँ विंग को प्यार से समझाने लगते हैं। उन्हें पता है उन्हें शादी की सबसे बड़ी तैयारी ही ये करनी है। डेकोरेशन, खाना, कपड़े, वो सब तो इनके सर्वेंट और बाकी सब लोग कर लेंगे, पर असली तैयारी तो विंग का ये मन मनाना है। विंग को ये समझाना है कि विंग अपनी फैमिली से दूर रहेगा। विंग को वहाँ ना ही उसकी सीजे मिलेंगी, ना ही उसके गगा मिलेंगे और ना ही उसके बाबा मिलेंगे। विंग को उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करना ही जैन फैमिलिया की सबसे बड़ी एक तरीके से शादी की तैयारी है जो वो कर रहे हैं। वहीं यानी भी अपने फादर की तरफ देखती है और अपने फादर की परिस्थिति को समझते हुए वो भी तुरंत अपने फादर के सपोर्ट में विंग की तरफ देख। हाँ फादर, तुम्हारे को बिल्कुल अच्छी सच बात बोल रहे हैं। मैंने भी देखा है वो न्यू घर, बहुत अच्छा है। वहाँ तुम्हारा फेवरेट सब कुछ मिलेगा। तुम्हें पता है वहाँ पे सच्ची में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तुम जाओगे ना वहाँ पे देखने उस बिग लाइब्रेरी को, तुम जाओगे ना उस बिग लाइब्रेरी में सारी बुक पढ़ने। एकदम से भी जो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्यों उसकी फैमिली इसे नए घर के बारे में बता रही है, इस बड़ी लाइब्रेरी के बारे में बता रही है, वो फिर भी अपने फादर की तरफ देखता है, अपनी सीजे की तरफ देखता है और तुरंत करके अपना सर हिलाने लगता है। वहीं सामने खड़ा जंचा तो मन में बहुत घबरा रहा है। उसे तो बहुत डर लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो भी अपने फादर के डिसीजन को एकदम से मना नहीं कर सकता। बात लाइन किंगडम की है, बात किंग की है, तो ऑब्वियसली किंग के अगेंस्ट में बोलने की तो उसकी भी हिम्मत नहीं है, इसलिए वो भी ज़्यादा मतलब एक तरह से आर्ग्यूमेंट या कुछ नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू मन में बहुत जल रही है, बहुत गुस्सा है। शायद विंग की परिस्थिति, इस हालत के पीछे बहुत बड़ा राज मैडम यू का है। मैडम यू ही शुरुआत में उसे इस तरह की दवाइयाँ देती थी ताकि विंग के दिमाग में ऐसा हो, विंग के साथ इस तरह का हो चीज़ें हों, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विंग कहते ना सही पर्सन बन के रहे, क्योंकि उसे डर था कि अगर विंग सही रहेगा या विंग नॉर्मल पर्सन जैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं जैन फैमिलियाँ उसे अपना हायर बना देंगे, वो सबसे आगे निकल जाएगा, उसके बेटे को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि बचपन से ही जब विंग छोटा था तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा समझदार था, जिसे मैडम यू को बहुत जेलसी होती थी। वो कभी भी विंग को हैप्पी नहीं देखना चाहती थी, इसी कारण उन्होंने विंग के साथ ये सब किया था। अब विंग को लैन फैमिली अपने क्वीन बनाना चाह रही है, इस पूरे किंगडम की क्वीन बनाना चाह रही है। इस चीज़ से वो मन में बहुत जली हुई है और गुस्से में अपने रूम में आके चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगती है और अचानक से कुछ बात सोचने लगती है। और अब वो सोच रही है कि वो कुछ भी करेगी लेकिन विंग की शादी तो नहीं होने देगी। अब वो क्या करेगी, वो बस यही बातें सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ जैन फैमिलियाँ धीरे धीरे शादियों की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं लैन फैमिली भी जल्द से जल्द ये शादी करके विंग को यहाँ लाना चाह रही है। जितनी जल्दी वो यहाँ लाएंगे उतनी जल्दी सब चीज़ें होंगी। वो भी उस तैयारी में एक जल्दी से कैसे टाइम निकल गया इन लोगों को पता ही नहीं चलता। एक जल्दी पूरे 7 दिन निकल जाते हैं। आज शादी का दिन है, सब लोग बहुत नर्वस हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। इस पूरे 7 दिनों तक जैन फैमिली का ध्यान एक बार में मैडम यू क्या कर रही हैं, कैसे क्या पे जाता ही नहीं, क्योंकि उनका ध्यान तो सिर्फ शादी की तैयारियों में है। वहीं बाकी सब लोग यानी जनचा यानली वो विंग को तैयार कर रहे हैं इस नई शादी की नई जगह भेजने के लिए। उसका दिमाग, उसका माइंडसेट रेडी कर रहे हैं। वहीं जैन फैमिलियाँ ने लैन कुरन से रिक्वेस्ट की है कि क्या शुरुआत के कुछ दिन मतलब विंग के साथ उनकी फैमिली यानी जनचा और यानली भी लैन फैमिली के साथ रह सकती है क्या, ताकि विंग एकदम से घबरा ना जाए। इस बात पे कुरन ने भी बात पे अग्री कर लिया कि अगर ऐसा विंग के लिए अगर विंग ऐसा चाहता है तो विंग के लिए वो ये करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ मैडम यू तो कुछ और ही दिमाग में कर रही हैं। सब लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग शादी के लिए आए हैं। लांग कुरैन, लान शिचैन, लांग वांगजी भी पहुंच गए हैं। लान कुरैन ने रेड रंग के रोब पहने में, वहीं वांगजी भी अपने ब्रदर के साथ यहाँ आए हैं। वांगजी ने और जैन फैमिया के मुंह से, यहाँ तक कि बाकी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो भी अपनी सिस्टर इन लॉ को या कह दो ब्रदर इन लॉ को देखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रेड रोब में मैडम यू के साथ में एक पर्सन की एंट्री होती है। उस पर्सन के फेस पे काफ़ी बड़ा हैवी वेल रखा हुआ है। वैसे तो वेल का जो एक तरह से होता है वो उससे पर्सन का कुछ फेस दिखता भी है, लेकिन ये वेल तो बहुत मोटी है। इससे बिल्कुल भी विंग की शक्ल नहीं दिख रही है, पर बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा विंग दिखने में कैसा होगा। लेकिन जिस तरीके से वो चल के आ रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ वो कोई एक स्ट्रॉन्ग 20 साल के लड़के जैसी तो उसकी चाल नहीं है, बल्कि एक मासूम से लड़की जैसी उसकी चाल है। वहीं उसकी इस चाल को देख के कुरैन को और वांगजी और शिचैन को यही लग रहा है कि शायद जो वो बोल रहे थे कि वो बच्चों की तरह है, तो उसी कारण वो ऐसा चलता हुआ आ रहा है। वहीं जैन फैमिली थोड़ा शौक है विंग की आज की चाल को देख के। वहीं उस पर्सन को पोडियम पे खड़ा किया जाता है। प्रॉपर पूरी शादी होती है, वेल में ही सारे रिचुअल्स होते हैं। शिचैन जब उस पर्सन का हाथ पकड़ते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये हाथ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा एक लड़की जैसा हाथ है। शायद विंग सचमुच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन जो उस वेल के नीचे खड़ा है, पता नहीं क्यों वो बहुत डरा हुआ, बहुत घबराया हुआ लग रहा है। उसके हर चीज़ में हाथ काँप रहे हैं, घबरा रहे हैं। वहीं सबको यही लग रहा है, कैसे पता है कि विंग एज में 20 साल का है लेकिन अभी बच्चों जैसा है, तो शायद वो नर्वस है, बच्चों वाली तरह घबरा रहा है। सब लोग यही सोच रहे हैं। पूरी शादी अच्छे से होती है, वाइन और सब कुछ एक्सचेंज होता है। वहीं जैन फैमिली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज यहीं रुक जाएं। अब वहीं दूसरी तरफ लैन फैमिली तो चाह रही थी कि वो तुरंत चले जाएं। इसी तरह से लैन फैमिली ने बोला भी कि वो तुरंत जाना चाहते हैं। वहीं जैन फैमिली दोबारा से रिक्वेस्ट करते, उससे पहले मैडम यू एकदम से अग्री हो जाती हैं और वो भी कहती है कि हाँ इन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। जब मैडम यू अचानक से उन्हें एकदम से जाने के लिए कह रही है तो जैन फैमिली को ये चीज़ भी अजीब लगती है। वहीं विदाई हो जाती है और जैसे ही विदाई होती है वैसे ही जंचा नीचे बैठ के बहुत जोर जोर से सर पकड़ के रोने लगता है। जैन फैमिली समझ नहीं पा रहे हैं कि जब समय जब विंग जा रहा था तब भी जंचा थोड़ा परेशान दिख रहा था, यहाँ तक कि मैडम यू भी बहुत रो रही थी। लेकिन अचानक से उनके तुरंत जाते जंचा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो गया। मैं जैन फैमिली जंचा के पास जाते हैं और उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ जंचा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? हम विंग के पास जाएंगे ना, मैंने पहले ही लैन फैमिली से बात कर ली है कि हम विंग के साथ कुछ समय लैन फैमिली में ही रहेंगे और कल सुबह तो यहाँ से सारा काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें और यानी को लेके विंग के पास जाऊंगा। तुम परेशान मत हो, तुम इतना रो मत। इस बात पे जैन फैमिली अपने फादर की तरफ देखते हैं और जंचा अपने फादर की तरफ देखता है और रो रो के बोलने लगता है, फादर आपको नहीं पता जो वहाँ पे होने वाला है, जो मदर ने कर दिया है। फादर हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं, मदर की गुस्से, मदर की बेवकूफ़ी के कारण हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं फादर। अब अचानक से जैन फैमिली जंचा को देख के समझ नहीं पा रहे हैं कि जंचा से क्यों कह रहे हैं। वो बोलते हैं, क्या हुआ जंचा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या किया है तुम्हारी मदर ने? फादर मदर ने विंग को बदल दिया है, कि शादी विंग की नहीं बल्कि सीजे की हुई है। विंग को तो मदर ने कहीं छुपा दिया है और मुझे और सीजे को ब्लैकमेल किया था कि अगर सीजे ने ये शादी नहीं करी तो वो कभी नहीं बताएंगी विंग कहाँ है। मुझे नहीं पता है फादर, विंग कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता है। सीजे तो बेचारी चली गई शादी करके, अब हम क्या करेंगे? अब लैन फैमिली को जब सच पता चलेगा तो क्या करेगी लैन फैमिली? फादर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे साथ क्या होगा, विंग कहाँ है, सीजे के साथ क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मदर पागल हो गई है, सचमुच में असलियत में तो मदर पागल हो गई है। ये कह के जंचा जोर जोर से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये बात सुनने के बाद जैन फैमिली तो शॉक होकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ सच पता है, इस शादी का सच पता है, उस भविष्यवाणी का सच पता है। और अचानक से ये
क्या हो गया, वो यही सोच के अब मैडम यू की तरफ देखते हैं। वहीं मैडम यू के चेहरे पे तो कहीं कोई शिकंत नहीं है, कहीं कोई भी परेशानी नहीं है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। और ये बात सुनने के बाद मैडम यू जैन फैमिली की तरफ देखते हैं। वहीं जैन फैमिली गुस्से में आगे आते हैं और धड़ाम करके मैडम यू के चेहरे पे थप्पड़ मार देते हैं। अब जनचा जो नीचे रो रहा था खुद घुटनों पे बैठे हुए, वो अचानक से अपने पेरेंट्स और मदर की तरफ देखते हैं। अब जैन फैमिली गुस्से में मैडम यू की तरफ दोबारा से एक थप्पड़ मारते हैं और 2 थप्पड़ जो लगा देते हैं। वही मैडम यू पहले थप्पड़ के लिए तो शौक नहीं थी, दूसरे थप्पड़ में तो वो गुस्से में जैन फैमिली की तरफ, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम पागल हो गए हो क्या, क्यों उठा रहे हो मेरे ऊपर हाथ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे करना था, मेरी बेटी है जो क्वीन बन सकती थी, वो पागल लड़का नहीं, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। जब एक बार लैन फैमिली मेरी बेटी को देखेगी, कुछ समय मेरी बेटी के साथ बिताएगी, वो भी उससे प्यार करने लगेगी। मैं यानली को बहुत अच्छे से जानती हूँ, यानली के व्यवहार, यानली की आदत पे कोई भी इंसान उससे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता, तो उसका पति उससे कैसे नाराज रहेगा। और लान शिचैन तो मेरे पैरों में गिर जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उस सड़े हुए विंग के, उस खराब, उस पागल विंग की जगह एक समझदार सुंदर बीवी उसे दे दी है। तुम वो हम सब लोगों के पैर छुएंगे और तुम हो कि मुझे मार रहे हो। मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया जो मुझे लेना चाहिए था, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। अब जैन फैमिली गुस्से में दोबारा से मैडम की तरफ बढ़ते हैं और अब उनका गर्दन पकड़ के खड़े रहते। पागल औरत, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया, तुमने विंग के शिचैन से शादी ना करवा के हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया। तुम्हें पता है वो कभी यानली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो यानली की जान ले लेंगे, हमारी जान ले लेंगे, इस पूरे हमारे क्लैन को बर्बाद कर देंगे, और ये सब करने वाली तुम हो। अपनी बेवकूफी में तुमने ये क्या कर दिया। अब अचानक से मैं जैन फैमिया की जो अपनी मतलब मैडम यू का गर्दन दबा रहे थे उसे रोकते हुए जनचा दूर करता है अपने फादर को मदद से। कहता फादर आप शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं जनचा, मैं कैसे शांत हो जाऊं। तुम्हें पता है तुम्हारी मदर ने क्या बेवकूफ़ी कर दी। तुम्हें पता है ये शादी सिर्फ और सिर्फ कोई क्वीन को ढूंढने के लिए या क्वीन बनाने के लिए नहीं, बल्कि किंग और क्वीन की जान सेव करने के लिए की गई थी। अब जब तुमने उसकी शादी मेरी बेटी से कर दी, और तुम्हें पता है अब क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। जैन फैमिली बहुत परेशान होकर रो रहे हैं। जनचा अपने फादर को रोकता है। फादर मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है, प्लीज प्लीज आराम से बोलिए, सच बताइए क्या बात है, किंग और क्वीन को हुआ क्या है, क्या बात है, प्लीज बताइए। अब जैन फैमिली बोलना शुरू करते हैं कि किंग और क्वीन के साथ क्या हुआ है, कैसे इन आयरन के अटैक हुआ है, और उस इन आयरन की भविष्यवाणी के कारण ही विंग ही है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव कर सकता है। और यही कारण था कि विंग की शादी वो लैन फैमिली में कर रहे थे ताकि वो अपने किंग और क्वीन को बचा सके, ताकि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सके। और अब किंग और क्वीन बच नहीं पाएंगे क्योंकि शादी शिचैन की किसी और से हो गई है, तो वो यानली को भी मार देंगे और हम लोगों को भी मार देंगे। बेचारा जैन फैमिया रोते हुए बोलता है। और ये बात सुनने के बाद अब एकदम से जनचा अपनी मदर की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, मदर आपकी बेवकूफी के कारण ये क्या हो गया, आप किंग और क्वीन की डेथ का कारण बन सकती हैं। आपको लगता है ये बात जानने के बाद वो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपकी 1 मिनट में जान निकाल देंगे। अभी भी समय है, जल्दी से बताइए कहाँ है विंग, इससे पहले और लेट हो जाए। हम तुरंत विंग को लेकर लैन फैमिली के पास चलते हैं, क्या पता वो सीजे की जान बख्श दे, हमारी जान बख्श दे। हम उन्हें अभी विंग दे देंगे तो क्या पता वो हमारी सीजे को छोड़ दे, हमें छोड़ दे। मदर वो हमारी सीजे को भी मार देंगे, हमें भी मार देंगे। जल्दी बताइए विंग कहाँ है। वहीं ये बात सुनने के बाद अब तो मैडम यू की भी हवाइयाँ उड़ गई हैं। मैडम यू को लग रहा था कि वो जो कर रही है वो क्या होगा, शायद ब्राइड चेंज हो जाएगी। ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, बड़ी बहन भाग जाती है, छोटी बहन से शादी करवा देते हैं, पर ये चीज तो वो सोच ही नहीं सकती थी कि ये शादी किंग और क्वीन की जान के ऊपर पड़ी हुई थी। अगर किंग और क्वीन की जान की बात आएगी तो कौन उसकी बेटी को रिस्पेक्ट देगा, बल्कि उसकी बेटी को 1 मिनट नहीं लगेगी मारने में। सब लोग ये सोचेंगे कि क्वीन बनने के चक्कर में यानली ने अपने ही भाई की जगह ले ली, तो और गुस्से आदमी हो जाएंगे और यानली के साथ गलत करेंगे और यानली को टॉर्चर करेंगे। ये अब ये मैडम जी को समझ में आ गया कि उसकी 1 मिनट के गुस्से में, ईगो में और विंग के प्रति अपने जलन में उसने अपनी बेटी को मरने की कगार पे पहुंचा दिया। अब तो कब वो लोग पक्का यानली को मार ही देंगे। इस डर से वो तुरंत घबराते हुए बताती है कि घर के गोदाम में उसने विंग को
बड़ी सी चावल की टंकी में बंद कर दिया है। अब दौड़ के जंजा और जेनफेमिया उस जगह जाते हैं। वो टंकी को खोल के विंग को बाहर निकालते हैं। विंग को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैडम यू ने पागलपन में विंग को ऐसी जगह बंद कर देता है जहाँ सांस लेने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। तुरंत जंजा विंग को पानी पिलाता है, उसके फेस पे पानी मारता है। विंग अभी भी रेड रोब में ही था, जो शायद वो तैयार हुआ था। उसे पहले मैडम मतलब जेनफेमिया और जंजा नॉर्मल होने पे वेट करते हैं। जब विंग उन्हें थोड़ा नॉर्मल सा लगता है तो तुरंत जेनफेमिया विंग का फेस को पकड़ते हैं, बोलते हैं तुम ठीक हो ना विंग, तुम ठीक हो ना विंग। विंग घबराते हुए बोलता है नहीं मदर मुझे मत बांधो, मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मुझे क्यों यहाँ बंद कर रहे हो। बेचारा विंग अभी भी डर रहा है मैडम यू को देखते हुए। अब एकदम से जंजा विंग को गले लगाता है और बोलता है तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब गगा और बाबा तुम्हारे पास है और आज के बाद कभी भी मदर तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो तुम्हारी मदर नहीं है, अगर वो तुम्हारी मदर होती तो इस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं करती, हमारे साथ ये सब नहीं करती। वो तो किसी की मदर कहलाने लायक नहीं है, एक सेल्फिश औरत है। जंजा गुस्से में अपनी मदर को देखते हुए बोल रहा है, क्योंकि उसे अपनी बहन की भी टेंशन हो रही है, अपने भाई की इस हालत को देखकर भी टेंशन हो रही है, अपने फादर की भी टेंशन हो रही है। ना चाहते हुए भी जंजा को इस समय बहुत ज्यादा टेंशन है, और किसकी वजह से, अपनी मदर की वजह से। एक जंजा ही था जो हमेशा अपनी मदर के सपोर्ट में खड़ा होता था, लेकिन आज तो जब वो भी अपनी मदर के अगेंस्ट बोल रहा है तो आज मैडम यू को महसूस हो रहा है कि पागलपन में उसने सचमुच में बहुत बड़ी गलती कर दिया। वो तुरंत आगे आती है और बोलती है हम तुरंत इसे लेके लैंडक्लैन जाते हैं, हम तुरंत लैंडक्लैन वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, वो विंग से ही शादी कर लेंगे। हाँ अब हमारी यानी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अब एकदम से जेनफेमिया बोलते हैं अब क्या फायदा, तुम्हें जो करना था वो कर दिया, अब जो उन्हें करना होगा अब वो करेंगे, हमारे कुछ भी कहने से वो कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं, और तुम और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब अचानक से जेनफेमिया की बात सुन के मैडम यू अभी घुटनों पर बैठ जाती है और सोचने लगती है सचमुच में वो क्या गलती कर बैठी, सचमुच में क्या हो गया अब। लेकिन बिना मौका गवाए ये सारे लोग दौड़े दौड़े लैंडक्लैन की तरफ पहुंचते हैं। वहीं लैंडक्लैन में सब लोग पहले मतलब उनकी नज़रों में तो विंग आ रहा है, तो विंग की और सबकी मतलब ये शिचैन की शादी की से लौट के आने के बाद उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। अब तक वेल नहीं हटाई थी तो डायरेक्ट वो लोग अपने रूम में ही चले जाते हैं रेस्ट करने। वहीं जब शिचैन घबराते हुए विंग के पास बैठते हैं तो वो पहले विंग का हाथ पकड़ते हैं। उन्हें पता है विंग अभी बहुत यंग है, विंग का दिमाग बच्चों जैसा है, तो वो विंग को डराना नहीं चाहते, उसके साथ कुछ गलत नहीं, उसे घबराना नहीं चाहते, इसलिए वो प्यार से पहले विंग से बात करने की कोशिश करते हैं। वहीं जब एक तरीके से यानली सुनती है कि किस तरीके से शिचैन विंग से नॉर्मल बात करें, उससे नॉर्मली बात करने की कोशिश करें, तो उसे लगता है कि शिचैन एक अच्छे इंसान है और उसे शिचैन को सच बता देना चाहिए। इससे तुरंत यानली अपने चेहरे से खुद ही वेल हटा के मतलब बात करने की कोशिश करती है। वहीं अचानक से शिचैन एक लड़की को यहाँ देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वो उनकी शादी एक मेल से हुई थी। लेकिन यानली को यहाँ देख के वो भी काफी शौक है। अब यानली रोते हुए शिचैन के सामने घुटनों पे बैठ जाती है, अपने दोनों हाथ जोड़ के अब बोलने लगती है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करती, मैंने आपसे इंटेंशनली शादी नहीं करना चाहती थी, ये मेरी मदर ने किया है, उन्होंने मेरे भाई को कहीं छुपा दिया था और मुझे ब्लैकमेल करा था कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो वो मेरे भाई के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। मैं अपने छोटे से आइन को सेव करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे शादी कर ली। मैं आपको कोई धोखा नहीं करना चाहती थी, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी, मैं सचमुच में इस शादी के लिए मजबूरी में करी है, मैं तो सिर्फ अपनी आइन को बचाना चाहती थी, उसे सेव करना चाहती थी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात पे भरोसा कीजिए और मेरे आइन को प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि वो ठीक है या नहीं। अगर आप किसी भी तरह से बिना किसी को बताए इतना पता करवा सकते हैं कि जियांगक्लैन में मेरा भाई ठीक है, मेरा आइन ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर मैं एक मिनट भी शांत नहीं बैठ पाई हूँ, अपने भाई के बारे में ही सोच रही हूँ कि वो कैसा होगा, वो ठीक है या नहीं। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए, आप अब मेरे हस्बैंड हैं, आप जैसा चाहे मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं। आप मुझे अपनी वाइफ नहीं मानना चाहते तो मुझे अपनी वाइफ भी मत मानिए, बस मेरा भाई ठीक है या नहीं मुझे बस इतना पता करवा दीजिए, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ। यानी जो शादी करके यहाँ आ तो गई है पर उसके दिमाग में भी विंग ही घूम रहा है। उसे पता है उसकी माँ पागल हो चुकी है, उसकी माँ कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी है, जब वो विंग की किडनैपिंग कर सकती है उसी की शादी वाले दिन, तो वो उसके साथ कुछ गलत भी कर सकती है। उन्होंने उसकी शादी यानी यानली को ज़बरदस्ती किसी और से शादी के लिए मजबूर कर दिया, तो वो उसको भी अपनी माँ पे अभी कोई प्यार नहीं आ रहा, कोई तरस नहीं आ रहा,
बिल्कुल भी नहीं। उसे अपनी माँ से तो इस समय नफरत हो रही है, एक ऐसे अनचाहे रिश्ते में बांध दिया जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्या पता उसका हस्बैंड उसे एक्सेप्ट ही ना करे, क्या पता उसका हस्बैंड आज उसके साथ कैसा व्यवहार करे, उसे कुछ नहीं पता। उसे तो बस अब लग रहा है कि अब वो इस अनचाहे रिश्ते में बंधी ही है सिर्फ विंग के सेफ्टी के कारण, तो कम से कम वो सेफ है या नहीं यही जान ले। अब शिचैन जो देख रहे हैं कि यानी कैसे नॉन स्टॉप रो रही है, उसकी आंखें भी बता रही हैं कि शायद वो कई घंटों से रो रही है, सिर्फ अभी नहीं बल्कि कई घंटों से रो रही है। उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी पड़ी हैं, लाल हो रही हैं। वो समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं यानी ने भी कोई खुशी से या खुद से ये शादी नहीं करी है, और जिस तरीके से यानी अपने छोटे भाई के लिए तड़प रही है, परेशान हो रही है, वो भी समझ चुके हैं कि वो एक, क्योंकि वो भी एक बड़े भाई हैं, वो भी अपने छोटे भाई से उतना ही प्यार करते हैं कि कहीं ना कहीं ये शादी इस लेडी ने सचमुच में किसी के ब्लैकमेल करने से कही है, वरना वो तो शायद शिचैन को वाइन पिला के उसके साथ कुछ करके फिर बताती सच, ताकि शिचैन बिल्कुल ना रोकाए। पर उसने तो खुद ही वेल हटा के खुद आगे बढ़ के सच्चाई बता दी, और अभी भी वो शादी या अपने रिश्ते के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ अपने भाई की सेफ्टी की बातें कर रही है। साफ पता चल रहा है कि उसके लिए उसके भाई की सेफ्टी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो भी यानी पे कोई गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे कंधे से पकड़ के उसे पहले बैठाते हैं अपने बेड के पे, और फिर बोलते हैं तुम घबराओ मत, पहले मुझे ये बताओ क्या हुआ और ये सब क्या, कि तुम यहाँ कैसे और क्या हुआ, मुझे सब बताओ। अब यानी रोते हुए सब बता दिया कि कैसे वो अपने भाई को रेडी करके रूम से बाहर ही गई थी। थोड़ी देर बाद वो रूम में आई तो उसने देखा वहाँ उसकी भाई नहीं है, वो तो उसकी मदर खड़ी हुई है। उसकी मदर ने बताया कि उसने उसके भाई को कहीं छुपा दिया है, और वो उसके भाई के साथ कुछ भी कर सकती हैं, उसे मार सकती हैं, किसी को बेच सकती हैं कुछ। अगर वो ऐसा नहीं चाहती कि उसके भाई के साथ हो तो वो जल्दी से ये रेड रंग के रोब पहन के उसके भाई की जगह ले ले, वरना और उसने अपने भाई की सेफ्टी के कारण ये शादी कर ली, क्योंकि उसको आज उसकी माँ नहीं बल्कि कोई और ही लग रही थी लेडी। और वो डर था कि वो विंग के साथ कुछ गलत भी कर सकती है, क्योंकि बचपन से वो विंग पे कभी प्यार तो करती ही नहीं थी, और वो गुस्से में विंग के साथ कुछ गलत भी कर सकती हैं, इस डर से यानी ने ये शादी कर ली। वहीं ये बात सुनने के बाद इस समय शिचैन को मैडम यू पे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैडम यू ने बेवकूफ़ी में सिर्फ शिचैन यानी के साथ ही नहीं बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ ही गड़बड़ करी है। वो भी तुरंत यानी का अपने साथ लेके उसे बाहर ले आते हैं। वहीं यानी डरी है कहीं शिचैन सबके बीच में उसे ले जा रहे हैं तो उसके साथ कुछ गलत करेंगे या उसे वो करेंगे, लेकिन शिचैन ऐसा कुछ नहीं करते। वो अपने ब्रदर और अपने अंकल को बुलाते हैं और तुरंत ये तीनों मतलब एक स्टडी रूम जो होता है कुरैन का, वहाँ मिलते हैं। शिचैन ये कुरैन को सब कुछ सच बताते हैं जो अभी हुआ। वहीं ये बात सुनने के बाद वांग जी और कुरैन को तो बहुत गुस्सा आता है। कुरैन की आंखों में तो आग उगल जाती है और वो गुस्सा करते हैं कि अगर ये सब मैडम यू ने किया तो वो मैडम यू के क्लाइंट को पूरा बर्बाद कर देंगे। वो इस चीज़ को इस तरीके से नहीं लेके जाएंगे, वो उस चीज़ की पनिशमेंट मैडम यू को ज़रूर देंगे। और इस दूसरी बात, कहाँ है विभूषण, क्योंकि जिस तरह यहाँ अब विभूषण के लिए परेशान है, ये लोग भी विभूषण के लिए परेशान है। विभूषण का सेफ होना इनके लिए भी ज़रूरी है। विभूषण को अगर कुछ हो गया तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्या हो सकता है ये लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये भी काफ़ी डरे हुए हैं। ये भी तुरंत अपने एक होता है ना संदेश लेके जैन फैमिली के पास जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन इससे पहले उनका वो ये जैन फैमिली संदेश में पहुंचाने वाला पर्सन जैन फैमिली तक पहुंचता, उससे पहले ही वहां से खबर आ जाती है कि जैन फैमिली यहाँ आ रही है। रातों रात कि वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि शायद जैन फैमिली भी खुद ब खुद सच जान चुके हैं। वैसे कल्याण कुरैन को पता है कि जैन फैमिलिया से ये बात छुपी हुई थी, और शायद जैन फैमिलिया को भी जब सच पता चला होगा तो जैन फैमिलिया इस बारे में उनसे बात करने आ रहे होंगे। जैसा लैंड सोचे थे वैसा ही हुआ है जैन फैमिलिया विंग के साथ। और विंग अभी भी रेड रूम है, लेकिन हाँ उसके फेस पे कोई वेल नहीं है, वो भी अब रेड रूम में अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचता है। विंग बहुत डरा हुआ है, काँप रहा है, और अपने भाई यानी एक तरीके से जंजा का हाथ पकड़े हुए हैं। वहीं वांग जी और सब लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं सामने मैडम यू खड़ी हैं, जैन फैमिलिया खड़े हैं, जंजा खड़ा है, और जंजा के पीछे कोई पर्सन है जो छुपा हुआ डरा हुआ खड़ा हुआ है। नई जगह नए लोगों के बीच में विंग हमेशा इसी तरह से डरता है, इसी तरह से अपनी सीजे या अपने भाई के पीछे डर के छुप जाता है, ये सोच के कि मतलब उसके अंदर लोगों के प्रति थोड़ा सा डर है। मैडम यू ने उसके मन में हमेशा डर ही बनाया दुनिया का, लोगों का, बाहर का, तो उस डर के कारण वो ऐसा बिहेव करता है। वहीं जैन फैमिलिया देखते हैं कि सामने यानी खड़ी हुई है, उसके चेहरे पर वेल नहीं है पर वो भी रेड रोब में है, और शिचैन भी रेड रोब में है, कुरैन भी और कुरैन और वांग जी भी नहीं पहना। ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वहीं एकदम से कुरैन गुस्से में आगे आते हैं जैन फैमिलिया की तरफ और चीखते हुए बोलते हैं, जैन फैमिलिया
मैं तुम्हें सच पता था ना, तुम्हें सब कुछ मैंने बताया हुआ था, उसके बावजूद ये सब करके क्या साबित करना चाहती थी तुम्हारी वाइफ? क्या ये साबित करना चाहती थी कि इसकी सोच, इसकी सेल्फिशनेस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से ऊपर है, इसका लालच सबसे ज्यादा जरूरी है? अब एकदम से मैडम यू देख सकती है कि लानकुरैन कितना गुस्से में है, तो तुरंत आगे आके अपने घुटनों में बैठ सकती, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती होगी, मैं गुस्से में थी, मैं तो बस लाइन क्लाइन का भले के बारे में सोची थी। विंग एक मेंटली चैलेंज पर्सन है, वो कोई क्वीन के टाइटल के लिए काबिल नहीं था, इसलिए मैं बस ये कर बैठी। मुझे लगा फ्यूचर में ऐसी क्वीन से अच्छा हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक समझदार, एक पढ़ी लिखी, एक टैलेंटेड क्वीन मिल जाएगी तो ज्यादा सही होगा। बस मैं यही करना चाह रही थी, मैं तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के भले के लिए ही सोच रही थी। मैडम लैन वो मैडम यू अभी भी गलती न तो अपना झूठ छुपाने के लिए नया झूठ बोल रही है, पर लानकुरैन कोई बेवकूफ थोड़ी है। लानकुरैन अच्छे से जानते हैं कि लेडी कितनी बदतमीज है, अगर सचमुच में ये इतना कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में सोचती तो ऐसी हरकतें करती ही नहीं। इसी कारण लानकुरैन बिल्कुल भी मैडम यू की बात पे भरोसा नहीं करते और एकदम से जैन फेमिया की तरफ गुस्से में देखते हैं, बोलते हैं जो तुम्हारी बीवी ने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हें वो सजा माननी भी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ वी वुशान कहाँ है और कैसा है वी वुशान? अब एकदम जैन फेमिया अपने भाई बेटे की तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं। वहीं जनशा तुरंत विंग को अपने से पीछे से आगे लाने की कोशिश करता है, वो साइड करके विंग के अब सबकी नजर विंग के ऊपर पड़ती है। एक पर्सन जो प्योर रेड रंग की रूप में है, जो सचमुच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा मासूम है, जिसके चेहरे पे दोनों तरफ से कुछ बाल आ रहे हैं, एक बहुत ज्यादा प्यारी सा उसके फीचर हैं, सर नीचे करे हुए, अपने ही हाथों से को पकड़ से दोनों हाथों से को खेल रहा है और घबरा रहा है। साफ देख सकते हैं शिचैन भी विंग को देख के एक बार को शॉक हो जाते हैं। वहीं वांग जी भी ना चाहते हुए भी इस मासूम से चेहरे से नजर नहीं हटा पाते हैं। सचमुच में ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज्यादा मासूम भी है। और विंग घबराते हुए नजरें ऊपर करते हैं और देखते हैं कि सामने उसकी सीजे खड़ी है रेड रूम में और उसके सामने एक और पर्सन खड़ा है रेड रूम में। वो पर्सन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है। इन दोनों के साइड में एक पर्सन खड़ा है व्हाइट कलर की रोब में, जिसके सर पे एक व्हाइट कलर का फोरहेड रिबन भी बंधा हुआ है। ये पर्सन भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। इसके चेहरे पे स्माइल तो नहीं है, लेकिन इसका चेहरा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इतना ब्यूटीफुल मैन तो पूरी लाइफ में विंग ने नहीं देखा। सचमुच में ये गगा तो बहुत सुंदर है, विंग के मन में आती है। वहीं सामने एक व्हाइट कलर की रोब में जिनके सर पे भी फोरहेड रिबन बांधा हुआ है, वो पर्सन भी उसे देख रहे हैं। वो पर्सन के चेहरे पे भी कोई स्माइल नहीं है, एजेड से हैं और उनकी लंबी सी दाढ़ी है, पर वो पर्सन देखने में उसके बाबा जैसे ही लग रहे हैं। उसके बाबा की एज के होंगे क्या? ये इन दोनों ब्यूटीफुल मैन के या गगा के पापा हैं जैसे मेरे बाबा हैं? वो विंग इन्हीं सोच में इन लोगों को देख रहा है। विंग की नजरें जब इधर उधर घूम रही हैं तो उन आँखों को देख के वांग जी के मन में जड़ा प्यार आता है। इन आँखों को, इन मासूमियत को, इन आँखों की सादगी और सच्चाई को देख के वांग जी महसूस कर सकता है कि जो विंग के बारे में कह के गए थे जैन फेमिया, वो सब कुछ सच था। ये पर्सन मासूम है, बहुत ज़्यादा भोला है और जैसा जैन फेमिया कह रहे थे, इस पर्सन को एक फैमिली और प्यार से ही मनाया जा सकता है। वांग जी एक देख रहा है। वहीं लानकुरैन भी विंग को देखकर, उसको रेड रोब में देखकर मन में सोच रहे हैं कि कहाँ वो इस विंग को इस लैंड क्लैन में शादी करके लाना चाहते थे, एक रिस्पेक्ट के साथ लाना चाहते थे। लेकिन अब वो क्या करें? इस समय जो सिचुएशन है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अच्छे से जानते हैं कि लैंड क्लैन के लोग सिर्फ एक बार शादी करते हैं। शिचैन की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, धोखे से सही, लेकिन अब वो शादीशुदा हैं। अब वो दोबारा से विंग की शादी शिचैन से नहीं करवा सकते, और क्या अगर करवाएंगे भी तो विंग अपनी ही बहन का एक तरह से सौतन बन जाएगा, वो भी सही नहीं है। अब वो क्या करें? वो भी बेचारे परेशान है और जैन फेमिया भी परेशान है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और फिर मैडम यू की तरफ देख रहे हैं। वहीं जनचा भी देख सकता है कि ये सब लोग कितने परेशान हैं। उसकी मदर ने सबको एक बहुत बड़ी परेशानी में खड़ा कर दिया। अब मैडम यू की तरफ देखते हुए जैन फेमिया बोलते हैं, यू तुमने अपनी बेवकूफ़ी में क्या कर दिया है? अब हम क्या करें? हाँ,
क्या कर सकते हैं हम? तुम चाहती हो कि तुम्हारी ही वाइफ की सौतन बन जाए विभूषण? तुम्हें क्या लगता है सब लोगों की नज़रों में विंग की शादी हुई है रान शिचैन से, तो सब लोग यानली को एक्सेप्ट करेंगे? सब लोग ये नहीं सोचेंगे कि यानली ने अपने भाई से जल के चुपचाप से झूठ बोल के शादी करके क्वीन का टाइटल लिया? कोई से वो रिस्पेक्ट भी नहीं देगा। तुमने ना चाहते हुए भी बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं सोचा। अब क्या करेंगे? अब मैं लैन कुरैन गुस्से में बोलते हैं, वही करेंगे जो सच है। तुम यानली को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ। हम यानली और शिचैन की शादी नहीं हुई है, ये बात मान लो। शादी सबके बीच में शिचैन और विभूषण की हुई है, तो विभूषण को ही क्वीन का टाइटल और शिचैन की वाइफ होने के सारे राइट्स मिलेंगे। हम अभी तुरंत शिचैन की शादी विभूषण से करवाएंगे और शिचैन और विभूषण ही एक हस्बैंड और वाइफ बन के रहेंगे। यानली को अपने साथ अपने क्लैन लेके जाओ। और हाँ, तुम्हारी क्लैन अब कोई क्लैन भी नहीं रहेगा। तुमसे सारी पावर, तुमसे सब कुछ लिया जाएगा। तुम्हारी फैमिली के पास जो भी पैसे धन दौलत है वो सब मैं तुमसे छीन लूंगा। आज के बाद तुम्हारी फैमिली ने किसी भी और अच्छी फैमिली या एक रेपुटेटेड फैमिली या किसी क्लैन लीडर के साथ अपनी संबंध बनाने की कोशिश की तो वो भी नहीं करने दूंगा। तुम लोग अब भीख मांगोगे। जो तुम्हारे क्लैन के लोग तुम्हें खाने को देंगे बस वो ही खाओगे, वो वैसे ही जियोगे। कोई खुद के ना ही तुम्हारा घर होगा ना ही तुम्हारे पैसे होंगे, सब कुछ छीन लिया मैं तुमसे। कुरैन गुस्से में बोलते हैं। अब मैडम यू एकदम से परेशान हो जाती है। वहीं यानली जैसा कुरैन ने कहा तुरंत शिचैन के पास से हट के आगे की तरफ बढ़ के जाने लगते हैं, लेकिन शिचैन यानली का हाथ पकड़ लेते हैं और एकदम से यानली को वहाँ रोक लेते हैं। यानली समझ नहीं पाई शिचैन ने ऐसा क्यों किया, पर शिचैन समझ गए कि उनके अंकल क्या कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने यानली का हाथ पकड़ लिया। वहीं वांगजी भी ये सुन के थोड़ा शौक होता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अंकल जो कह रहे हैं वो होना नामुमकिन है। शिचैन कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे और वो अपनी पहली शादी यानी यानली को इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भी समझ में आ गया कि गलती यहाँ सिर्फ मैडम लैन की है, मैडम यू की है, और मैडम यू की गलती की सजा यानली को देना भी बेवकूफ़ी है। वहीं जैन फैमिया और जनचा अब कुछ नहीं कह रहे हैं, वो शांत खड़े हैं, वो तैयार हैं अपना सब कुछ देने के लिए, बस किसी तरीके से उनके दोनों बच्चों की जिंदगी बच जाए। यही बात सोच के अब जैन फैमिया अपनी जगह से आगे आते हैं और अपने घुटनों पे बैठ के बोलने लगते हैं, कुरैन मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, आप जो कहोगे वैसा ही करूंगा। मैं अपनी मतलब एक सारी दौलत संपत्ति सब आप लोगों को दे दूंगा। मैं आप जैसा कह रहे हैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, भीख मांगूंगा, अपनी मेहनत और से जो कमाऊंगा वही जोड़ूंगा, वही खाऊंगा। बस मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप एक तरीके से जो कह रहे हैं वो खोना नामुमकिन है। यानली की शादी हो चुकी है और यानली को इस तरीके से अपने साथ में नहीं ले जा सकता। आप चाहो तो यानली को यहीं रखो, उसे सर्वेंट बनाओ, उसे अपनी मेड बनाओ, उसके साथ जैसा व्यवहार करना है करो, पर मैं अपने बच्चे को अब यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा। मैं यानली को यहाँ से ले जाके उसकी जिंदगी वहाँ नरक नहीं बना सकता। मैं कैसे यानली को वहाँ लेके जाऊँ? क्या कहूँगा मैं यानली से कि उसकी माँ की नफरत के कारण उसकी जिंदगी ऐसी हो गई है? यहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहे, मैं बस यही चाहता हूँ, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरी बच्ची मन से बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है। मेरी बच्ची कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचती, कभी किसी चीज़ का लालच नहीं करती। वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं है। उसे एक बार मौका दे दीजिए, किसी तरह से कुछ ऐसा कीजिए कि ना ही मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो, ना ही विंग की ज़िंदगी बर्बाद हो। विंग का भी सबके बीच में नाम निकल गया है और आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि विंग को दोबारा वहाँ ले जाना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। आप जो करेंगे वो सब मैं मानूंगा, बस मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। मतलब एक तरीके से जैन फैमिया कोशिश कर रहे हैं कि वो मान ले, मतलब कुरैन मान ले। वहीं कुरैन भी इस सिचुएशन को समझते हुए एकदम से बोलते हैं, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हारी वाइफ ने जो करा है उसके बाद क्या ऑप्शन बच गया है मेरे पास? अब जनचा थोड़ा सा अपनी जगह से आगे आता है, अब बोलता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप विंग की शादी अपने छोटे नेफ्यू यानी इस क्लैन के दूसरे हायर लान वांगजी से कर दीजिए। उस तरीके से
विंग भी आप जैसा चाह रहे हैं, आप ही के क्लैन में, आप ही की फैमिली का एक पार्ट बन के रहेगा। विंग को क्वीन बनने का कोई लालच नहीं है, उसे कोई क्वीन का टाइटल नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं विंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप उसे अगर आप उसके मतलब आपने सेकंड उससे शादी भी कर देंगे तो उसे भी विंग को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से विंग और सीजे की दोनों की लाइफ सही रहेगी। आपके दोनों हायर्स को भी शादी हो जाएगी और हमारी फैमिली भी बच जाएगी। फादर और मदर को लेके मैं यांग क्लैन हमेशा के लिए चला जाऊंगा और वहाँ पे मेहनत करके जो कमाऊंगा उसी में जीवन बिता दूंगा। बस मेरे भाई और बहन की लाइफ को बचा लीजिए। जैन फैमिली की तरफ देखता था। जंचा बोलता है अब जंचा की बात जैन फैमिया और कुरैन को सही लगती है। वहीं वांग जी और विंग एकदम से शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी विंग की तरफ देख रहा है और विंग वांग जी की तरफ। उसे समझ नहीं आया रहा है विंग को, पहले उसकी शादी एक दूसरे गगा से हो रही थी, अब उसकी शादी एक दूसरे गगा से हो रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्यों उसकी शादी कभी कहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? विंग को नहीं समझ में आ रहा है। वहीं वांग जी इससे पहले कुछ कहता, एकदम से कुरैन बोलते हैं ये सही रहेगा, यही सबसे सही फैसला रहेगा। हम तुरंत विंग और वांग जी की शादी करवा देते हैं, ये सबसे सही डिसीजन रहेगा। और हाँ, जो सज़ा पहले थी वो ऐसे ही रहेगी। तुम लोगों के पास अब कोई क्लैन नहीं है, तुम्हारे पास कोई धन और दौलत नहीं है। तुम दोनों भी इसी जगह रहोगे लैंड क्लैन में और यहाँ पे अपनी सज़ा बिताओगे, मेरे क्लैन की सेवा करोगे, लैंड क्लैन की सेवा करोगे। वहीं इस औरत को मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा। मैं इसे अभी इसी वक्त काल कोठरी में डाल रहा हूँ और इसने जो करा है उसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। रोज़ इसे 10 लैशेस पड़ेंगे जब तक विंग आप उस बेबी को बर्थ नहीं दे देता, जिस बेबी की हम सबको ज़रूरत है। तब तक रोज़ मैडम यू को ये लैशेस पड़ेंगे। लैन कुरैन बोलते हैं। वहीं मैडम यू तो जैसे घबरा के लगती है। एक तो वो काल कोठरी में रहेगी, दूसरा उसे रोज़ पिटाई पड़े करेंगी। पर शायद जो उसने करा है उसके लिए यही सज़ा सही है, इसलिए जैन फैमिली भी बिल्कुल कुछ नहीं कहते। जंचा को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन जंचा को पता है कि अगर कोई और फैमिली होती तो शायद अब तक इन दोनों भाई बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। जैसा मतलब वो तो जिहानली को भी अपने क्लैन से धक्के मार के निकाल देते और विंग को भी, और जो होता वो अलग होता। अब कम से कम ये लोग उन दोनों की लाइफ तो के बारे में सोच रहे हैं, उन दोनों को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जैन फैमिली और जंचा को भी कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं है। अपना क्लैन छोड़ के यहीं तो रहना पड़ेगा, यहीं सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम वो जिंदा रहेंगे, उनकी गर्दन नहीं काटी गई, इस टाइप की सज़ा नहीं दी। वो भी इस चीज़ से काफ़ी खुश है, इसलिए वो भी इस बात पे अग्री हो जाते हैं। मैडम यू को ज़बरदस्ती कुछ गार्ड ले जाते हैं वांग जी और विंग को। उसी समय उसी पोडियम पे कुछ एडल्ट्स के सामने, और एडल्ट्स मतलब सारे सीनियर्स को बुला लेते हैं और मास्टर लैंग को भी बुला लेते हैं। उन दोनों की शादी कर देते हैं। वहीं मास्टर लैंग मन में मुस्कुरा रहे, जैसे वो जानते थे कि यही होने वाला है। विंग की शादी वांग जी से ही होनी थी, लेकिन वो खुद ऐसा हो गया। वो भी काफ़ी शॉक्ड है। विंग और वांग जी की शादी हो जाती है। वहीं वांग जी देख रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना घबरा रहा है। एक एक रस्म जो हो रही है उसमें भी बार बार जो भी करना है उससे पहले अपनी सीजे की तरफ देख रहा है, अपनी भाई की तरफ देख रहा है, जो दोनों इशारे में उसे बता रहे हैं कि ऐसा ही करो, जैसे लोग बता रहे हैं वैसे करो। और वो अपनी सीजे और अपने भाई को देख देख के ही सब कुछ कर रहे हैं। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ है और वांग जी भी महसूस कर रहा है कि ये पर्सन अंदर से नर्वस है, क्योंकि विंग थोड़ा काँप भी रहा है, थोड़ा घबरा भी रहा है और सारी चीज़ें कर भी रहा है। घबराहट तो वैसे वांग जी को भी हो रही है। वांग जी ने इस शादी के बारे में कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहीं ना कहीं। उसका कारण ये भी है कि वो भी अपने पेरेंट्स को सेव करना चाहता है। वहीं वो भी नहीं चाहता कि उसकी ब्रदर और इस लेडी यानी जो याली है, इन लोगों की भी शादी टूटे, इसलिए वो भी इन दोनों के साथ मतलब इन दोनों की शादी सेव करने के मारे विंग से शादी कर रहा है। इन दोनों की शादी भी हो जाती है और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। गाइस मैं तो सोच रही थी कि ये वन शॉट होगा, पर 1.5 घंटे की वीडियो के बाद भी ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक पार्ट शायद और बनेगा एंड आई एम सॉरी गाइस, बट मैं वन शॉट बनाने में बिल्कुल फेल हूँ।
मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं एक वन शॉट बनाऊंगी, पर मेरी स्टोरीज कभी वन शॉट में ख़त्म नहीं हो सकती। शायद इसका एक पार्ट और आएगा इतना ही बड़ा, और फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको ये स्टोरी कैसी लग रही हो, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।